नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MPPSC ज्ञान में। पिछले वीडियो में मैंने अपने प्रश्नों की जटिलता के बारे में चर्चा करी थी। आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्नों की जटिलता की प्रकृति किस प्रकार की होती है ना। एक सामान्य प्रश्नों से वो किस प्रकार भिन्न होते हैं, उसमें किस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल किया जा सकता है। जैसे प्रश्नों की जटिलता, ये प्रश्न सामान्य प्रश्नों से अलग होंगे। अब आप पूछेंगे सामान्य प्रश्न क्या होंगे। सामान्य प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिन्हें हल करने में आसानी होती है, जो सभी प्रकार की पुस्तकों में, अधिकांश पुस्तकों में उपलब्ध रहते हैं। उन्हें हम सामान्य प्रश्नों की कैटेगरी में रखेंगे। और जटिल प्रश्न जिन्हें गहन अध्ययन के बाद ही मतलब उन्हें आसानी से हल किया जा सकता है ना। उसके लिए संपूर्णता चाहिए, उसके लिए संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना। उसके बाद ही, अब उदाहरण के लिए जैसे कि आपको मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब एक सामान्य अध्ययन आप कहेंगे कि आप उसमें ये बता सकते, जैसा कि ये आप इस नक्शे में आप बता सकते हैं, जो ऊपर का क्षेत्र होगा मध्य भारत का क्षेत्र हो जाएगा आपका। ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये मालवा का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नर्मदा नदी का प्रवाह रहता है, इस क्षेत्र को हम नर्मदा घाटी कहते हैं। ये ऊपरी क्षेत्र बुंदेलखंड, यहाँ पे विंध्य क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ रीवा पन्ना पठार आ जाएगा। ये बघेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। नीचे जाएं तो आपको यहाँ सतपुड़ा क्षेत्र मिलता है, सतपुड़ा, और यहाँ मैकाल है, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। तो इस प्रकार आप ये आपका भौगोलिक विभाजन है मध्य प्रदेश का। अब ये सामान्य अध्ययन हो गया। आपको पूछ लिया कि मालवा के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। सिंगार चोटी मालवा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आपके सिद्ध बाबा की जो चोटी है वो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आपकी धूपगढ़ की चोटी है। लेकिन अब ये तो सामान्य अध्ययन हो गया, किंतु अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित श्रेणियों का क्रम व्यवस्थित करिए, है ना, सबसे ऊंची चोटी से प्रारंभ करके आपको एक घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें आपको दिया है धूपगढ़ की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी, सिंगार चोटी, जाना पाव पहाड़ियाँ, है ना। ये 4 ऑप्शंस आपके दिए हैं। तो आपको ये गहन अध्ययन के बाद ही पता चलेगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके बाद दूसरे क्रम की चोटी कौन सी है। आप सामान्य अध्ययन से आप ये तो बता देंगे कि हाँ, धूपगढ़ की चोटी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन क्रम जानने के लिए आपको उनकी ऊंचाइयों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, उसके बाद आपकी सिद्ध बाबा की चोटी आती है 1172 मीटर, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सिंगार चोटी 881 मीटर, उसके बाद चौथे नंबर पे आएगी आपकी जाना पाव की पहाड़ियाँ आपकी 854 मीटर ऊंची है। तो इस प्रकार आपको गहन अध्ययन के बाद ही आपको जानकारी होगी कि किस चोटी की ऊंचाई कितनी है। इसी प्रकार MPPSC प्री 2020 का जो प्रश्न पत्र थे उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि इसमें जो एक सामान्य प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये साधारण प्रश्न था। इसमें आपको सीधे सीधे मतलब आपको डेट याद होना चाहिए कि 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो सीधा सीधा आंसर आपको पता चल जाता है। और इसी प्रकार के से एक दूसरा प्रश्न आयोग से संबंधित पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों
पर विचार कीजिए। जैसे पहला कथन था, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन था, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है, तक होगा। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन था, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद त्याग दे सकता है। इन कथनों पर आपको सही कथन का चुनाव करना था। अब पहला ऑप्शन था आपका 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3 और चौथा ऑप्शन था केवल 3। तो आपको इसमें एक सामान्य अध्ययन पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयुक्त का जो वेतनमान होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतनमान के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, उसकी कार्य अवधि के बारे में पता होना चाहिए, जो कार्य अवधि उसकी 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये पता होना चाहिए। तो ऊपर के जो आपके कथन 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। जब भी आपका निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा देना चाहेगा तो वो आपको राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, ना कि आपके मुख्य न्यायाधीश को। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, ना कि जटिल कैटेगरी में। कुछ लोगों का कहना था ये जटिल प्रश्न है, ये जटिल बिल्कुल नहीं है, ये सामान्य प्रश्न है। हाँ, इसकी जो आपका बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न जरूर है, इसमें 3 कथन दिए हैं, इसलिए ये लोगों को जटिल लगा था, लेकिन ये सामान्य प्रश्न है। ठीक है, जटिल प्रश्नों को मैं बारे में बताना चाहूँगा। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची की प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सूची 1 प्रविष्टि 72, दूसरा सूची 2 प्रविष्टि 27, तीसरा सूची 2 प्रविष्टि 37, फिर चौथा सूची 3 प्रविष्टि 32। इसमें से आयोग ने पहला और तीसरा दोनों ही आंसर माने हैं। तो इस प्रश्न को आप जटिल श्रेणी में मान सकते हैं, क्योंकि ये साधारण प्रश्न नहीं है। किसी साधारण पुस्तक में इसका जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, सामान्य प्रश्नों का अधिकांश पुस्तकों में जानकारी उपलब्ध होती है, किंतु जटिल प्रश्नों की जानकारी अधिकांश पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होती। उसके लिए हमें गहन अध्ययन। तो इस प्रकार आप विभेद कर सकते हैं सामान्य और जटिल प्रश्नों को और उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।